नमस्कार, डेली डिस्कशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो उपचुनाव को लेकर के जो लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अभी हार का मंथन चल रहा है और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज को विधानसभा का जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर भी अपने मोहरे फिट करने हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी कठिन समस्या ये है कि जो उनके खाते से वोटर वर्ग खिसका उसको वापस लाना है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अपनी हैं, 2 उनके सहयोगी दलों की हैं। इसके अलावा 5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। एक अगर कानपुर की सीसामऊ सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो, हालांकि वहां पर इरफान सोलंकी हाईकोर्ट जा चुके हैं तो उस पर अभी थोड़ा बहुत संशय है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव उस पर भी होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के उपचुनाव होना है और कुछ ही दिनों में अधिसूचना जारी हो सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो सवाल यह है कि उपचुनाव में क्या होगा और यह उपचुनाव किन किन मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो सारी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की सियासत करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी समझाने के लिए अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपचुनाव में क्या होने जा रहा है और किस तरीके से इस पूरे उपचुनाव को देखा जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बचा नहीं है, सब खिसक गया, उनके पास कुछ खोने के लिए है नहीं, जो भी है सब पाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और समाजवादी पार्टी जीत के घोड़े पर सवार है। देखिए, तीनों की ही अपनी परीक्षा है। समाजवादी पार्टी को इस बार जिस तरीके से सपोर्ट मिला है दलित समुदाय का, दलित बिरादरी का, और लोग शिफ्ट हुए हैं उनकी तरफ, तो उनको रोक के रखना है, उनको ये बचा के रखना है कि साहब ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं था। अगर सिर्फ एक बार के लिए था तो वो लोकसभा चुनाव जा चुका है। उनको ये बताना होगा कि भाई आरक्षण वाली बात पे जिस तरीके से लोगों ने हमको समर्थन दिया वो थोड़े समय के लिए नहीं था। अगर वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है तो आने वाले समय में सपा और कांग्रेस गठबंधन को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए चुनौती है, उनको बचा के रोकना है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि भाई जो लोग उनसे नाराज होकर के आरक्षण वाले मुद्दे पर चले गए थे, उनसे उनका वोट शिफ्ट हुआ था, उनके समर्थक, उनके मतदाता शिफ्ट हुए, उनको वापस लाना है। उसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। ये तक कहा जा रहा है, तैनात कर दिए गए, एक एक सीट पर 2-2 मंत्रियों को लगाया गया है। ये तक कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी लोकसभा, ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है जो मुस्लिम बहुल है। बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट भी इस बार दे सकती है, ये भी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि अब वो हर प्रयोग करना होगा कि आपसे जो लोग जुड़े रहे हैं, आपका जो अपना एक वोट बैंक रहा है उसको इंटैक्ट रखना है, और जो लोग चले गए हैं उनको वापस लाना है, बात करके उनको उनमें भरोसा एक बार फिर से कायम करना है। और तीसरी बात, बहुजन समाज पार्टी, जो आपने कहा कि उनका तो कुछ बचा ही नहीं है, तो उनके लिए तो जीने मरने का प्रश्न है। और आप देखिए कि इसी जीने मरने के प्रश्न की वजह से ही अभी हाथरस में जो हादसा हुआ, जिसमें भोले बाबा पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमेंट नहीं किया, सिर्फ बसपा की तरफ से कठोर बयान दिया गया, तीखा प्रहार किया ऐसे ढोंगी बाबाओं को पकड़ के गिरफ्तार करके, और कोई राजनीतिक दुर्भावना से नहीं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको शेल्टर नहीं मिलना चाहिए। जबकि उनके ज्यादातर समर्थक उन बाबा के इसी कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको पता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से हमको पाना ही पाना है। और ये अपने जो उनके दलित समुदाय के लोग हैं उनको ये बताना चाहती हैं कि भाई बीएसपी ही वो पार्टी है जो आपका पुराना खोया हुआ गौरव ला सकती है, जो सरकार में रह करके जो उन्होंने उनके लिए काम किया। तो इसलिए तीनों के लिए ही ये जीने मरने का प्रश्न है। कोई एक भी चूका तो आने वाले समय में उसको दिक्कत होगी। और मायावती जी का एक और हमको बड़ा सरप्राइजिंग लगा, मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार मायावती जी उत्तर प्रदेश के बाहर किसी पदाधिकारी के इस तरीके के उसके मरने पर, उसकी मौत पर गई हूँ, आपको याद है? और देखिए, नहीं बिल्कुल, उनका तमिलनाडु में जाना वहां पे अपने आप में आप सोचिए एक बड़ी घटना। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है। और आज चेन्नई के सीपी और एडीजी ये लोग वहां के हटा दिए गए, अभी की खबर है। उन्होंने सिर्फ स्टालिन को चिट्ठी दी, उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। देखिए, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने की कगार पे आ गया। जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव वो हारती जा रही हैं, उनकी पार्टी के उस पर खतरा। दूसरी बात कि तमिलनाडु भी एक अच्छा गढ़ बसपा के लिए हो सकता है फ्यूचर के लिए। वहां भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पेरियार से ही वहां की राजनीति शुरुआत होती है। यस,
तो उस चीज पे उनका फोकस है कि हमको तमिलनाडु में अपनी एक जनाधार को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करना है और वहां भी बहुत से शेड्यूल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना है। पंजाब के बाद तमिलनाडु और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, ये 3-4 जो राज्य हैं बसपा के लिए एक तरीके से एक होम टर्फ हो सकते हैं। तो इसीलिए बीएसपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, बाहर कैसे अपनी पार्टी को बढ़ाया जाए, इसीलिए तमिलनाडु उनका जाना एक चौंकाने वाली खबर जरूर थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी बड़ा करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि ये उनके ऊपर तमगा लगा हुआ है कि ये नैरेटिव बना करके तुम सिर्फ ले गए हो वोट बैंक, इस बार आओगे तो असली हैसियत पता चलेगी। देखिए ये तो स्पष्ट है ना कि भाई लोकसभा का चुनाव था, देश की सरकार बननी थी और आरक्षण एक ऐसा विषय था जो निचले स्तर पे सब जगह तक पहुंचाया गया कि आरक्षण जा सकता है। अब भाजपा की सरकार बन गई है, आरक्षण बदला नहीं जा रहा। अगले बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जगह जगह कौशल किशोर के होर्डिंग में देख के आ रहा हूं, वो बाकायदा बड़ा सा होर्डिंग लिख के लगा रखे हैं कि ये देखिए इस वजह से कभी संविधान नहीं बदला जा सकता, कभी आरक्षण नहीं हटा जा सकता, लिख लिख के बताना पड़ रहा, होर्डिंग लगा के। भाई भाजपा के सामने यही तो संकट आ गया कि आपने उनको सारी सुविधाएं दी जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसमें ज्यादातर ओबीसी और एससी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके लिए उससे कहीं ज्यादा उनका आरक्षण, संविधान, उनके अधिकार उनके लिए मायने रखते हैं। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने लोकसभा में तो इंडिया गठबंधन को अच्छा वोट दिया, अयोध्या में भाजपा हार गई, कोई सोच सकता था? तो आप इस चीज को समझिए कि कितना गंभीर ये बात है और इसीलिए इंडिया गठबंधन का ये टेस्ट है कि भाई उस समय अगर वो गया था आपके पास, तमाम ओबीसी और एससी का एक आपको अच्छा वोट मिला था, तो इस बार अगर नहीं मिलता तो वो क्षणिक था, वो मान लिया जाएगा एक तरीके से। और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है भाई, 5 साल के लिए सरकार बन गई भाजपा की, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है और अब गठबंधन की सरकार है, तो बहुत सी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं अब। तो ये भी हो सकता है कि जो मतदाता वर्ग जो दलित समुदाय से आता है, ओबीसी समुदाय से आता है, जो लोकसभा में अलग पैटर्न पे जिसने मतदान किया था, वो इस बार फिर से अलग पैटर्न पे मतदान करे, स्विच कर जाए, शिफ्ट कर जाए। तो ये एक जरूर चुनौती होगी सपा कांग्रेस के लिए। कुल मिलाकर के इस बार का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो जीत हार का सवाल कम, इस बात का सबसे बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा हुआ है कि दलित वोटर्स किस पार्टी के साथ जा रहा है, क्योंकि यहां से जो मैसेज जाएगा वो 2027 तक चलेगा और सारी पार्टियां इस बात का ढिंढोरा पीटेंगी कि देखिए भाई साहब, ये जो नैरेटिव था संविधान बदलने का और आरक्षण को खत्म करने का, ये नैरेटिव सिर्फ जो है गढ़ा हुआ था, फर्जी नैरेटिव था और उसमें क्षणिक तौर पर वोटर्स जुड़े और उससे फायदा मिला, या ये भी हो सकता है कि परमानेंटली जुड़े। इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो ये तय कर देंगे कि आने वाले वक्त में जो दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित जो वोटर है वो कहां जा रहा है। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।